हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। पहली सुर्खी अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी से जुड़ी है। वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हालांकि ये थोड़े वक्त के लिए रहा। अमेजॉन के बॉस जेफ बेजोस और लुई विटॉन के बर्नार्ड आर्नल्ड परिवार को पीछे छोड़कर भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने दूसरे पायदान को छू लिया। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति लिस्ट में गौतम अडानी की नेटवर्थ 155.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। लिस्ट में एलन मस्क अब भी 273.6 अरब अमेरिकी डॉलर की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर विराजमान है। पिछले महीने भी गौतम अडानी ने लुई विटॉन के बर्नार्ड आर्नल्ड के परिवार को पीछे छोड़ दिया था और तीसरे स्थान पर कब्जा किया था, लेकिन उस वक्त वो जेफ बेजोस और एलन मस्क से पीछे ही थे। क्योंकि रियल टाइम अरबपतियों की लिस्ट होती है तो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ संपत्ति घटती और बढ़ती रहती है। नजदीकी मुकाबलों में पायदान ऊपर नीचे होता रहता है। शाम होते होते अडानी फिर तीसरे नंबर पर आ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी इस सूची में 92 अरब अमेरिकी डॉलर की नेटवर्थ के साथ 8वें नंबर पे हैं। गौतम अडानी साल की शुरुआत में ही देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए थे। सालों से अंबानी परिवार की बादशाहत को खत्म किया उन्होंने। अब चंद महीनों के भीतर अडानी की संपत्ति में अंबानी से काफी ज्यादा अंतर आ गया। दिलचस्प ये भी है कि गौतम अडानी का नाम चंद साल पहले तक देश के कम ही लोग जानते भी थे। साल 2014 में अडानी की संपत्ति करीब $7 बिलियन थी। महज 8 सालों में उनकी संपत्ति 21 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स का दावा है कि पिछले साल गौतम अडानी की संपत्ति पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ी। दूसरी सुर्खी, उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात के बाद कुछ द्विपक्षीय मुलाकातें भी हुई। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की उस बैठक में, जिसमें उन्होंने कहा दुनिया अब कोरोना महामारी पर काबू पा रही है। यूक्रेन संकट और कोरोना की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई हैं, लेकिन ये समय के साथ ठीक होता जा रहा है। हम भारत को निर्माण का एक केंद्र बनाना चाहते हैं। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। हमें खुशी है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या क्या कहा। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। समिट के बाद विपक्षी मुलाकातों का वक्त आया, जिसमें सबसे अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रही। ये मुलाकात ऐसे मौके पर हुई है जब यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। दोनों के बीच करीब 50 मिनट बातचीत चली। पीएम मोदी ने कहा कि समस्याओं का समाधान जंग से नहीं निकलता है, शांति के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। आप समस्याओं का हल निकाल लें। आपके और यूक्रेन की मदद से हम यूक्रेन के शहरों से अपने स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाल पाए, ऐसा उन्होंने पुतिन से कहा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने पुतिन का आभार भी जताया। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का निमंत्रण भी दे दिया। पुतिन के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन और ईरान के राष्ट्रपति रईसी से भी मुलाकात की है। अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर से जुड़ी हुई है यह सुर्खी। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है इसे। इसको लेकर पाकिस्तान और तालिबान आपस में अब उलझ गए हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि आतंकी मसूद अजहर अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान कह रहा है, यानी कि वहां की तालिबान सरकार कह रही है कि वो पाकिस्तान में ही है। दरअसल पाकिस्तान के ऊपर आतंकी मसूद अजहर की गिरफ्तारी का काफी दबाव है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, उसे विदेशी संस्थाओं और दूसरे देशों से अब मदद की जरूरत है, लेकिन ग्रे लिस्ट में होने के चलते मदद मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ही कम मिल पा रही है। अगले महीने FATF की बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें पाकिस्तान के भविष्य पर फैसला हो सकता है। FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालता है या नहीं, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद आतंकवादियों से निपटता कैसे है। इसमें एक बड़ा नाम मसूद अजहर का भी है। पाकिस्तान का दावा है कि अजहर उसके यहाँ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके भाषण और लेख छपते रहते हैं। इसमें वो तालिबान की तारीफ भी करता है। पहले पाकिस्तान सरकार ने तालिबान को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया कि तालिबान सरकार मसूद अजहर को लौटा दे।
रिपोर्ट और अरेस्ट करने में मदद भी करे। दावा किया कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में छिपा हुआ है और तालिबान ने उसे शरण भी दे रखी है। चिट्ठी में अफगानिस्तान के नंगहार और कुनार का भी जिक्र किया गया है। संभावना जताई गई है कि वो इन्हीं 2 इलाकों में से कहीं हो सकता है। जब इस बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो उन्होंने कोई बयान देने से मना कर दिया, मगर आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का इस पर बयान आ गया। बिलावल ने भी अफगानिस्तान में होने की बात रिपीट कर दी। एससीओ समिट के दौरान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मसूद अजहर की गिरफ्तारी को लेकर सवाल हुआ तो वो असहज हुए और बिना जवाब दिए चले गए। अफगानिस्तान में होने की बात पर तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जवाब देते हुए कहा कि जैश ए मोहम्मद का सरगना अफगानिस्तान में नहीं है, ये शख्स पाकिस्तान में हो सकता है। वैसे भी हमने इस बारे में कुछ हमसे पूछा नहीं गया है, हमने बस खबरों में सुना है, ये सत्य नहीं है। दोनों देश आतंकी खेल रहे हैं। मसूद कहाँ है ये कोई बता नहीं रहा, जानता होगा तो हमें पता नहीं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इस बात को छुपाती आई हैं कि मसूद अजहर अब तक के कहाँ रहा है, उसको एग्जैक्टली ट्रेस किए जाने में दिक्कत रही है। और इसी तरह FATF की जब मीटिंग्स आती हैं तो वो उस बात को, उसकी पेंडेंसी वो बढ़ाते जाते हैं कि अभी मिल नहीं रहे हैं, कुछ कार्रवाई हम करेंगे। अगली सुर्खी ये दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर और उनके 5 ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की एंट्री हो गई। करप्शन ब्रांच ने छापेमारी की यहाँ पे। इसी कड़ी में अमानतुल्लाह खान के करीबी बिजनेस पार्टनर बताए जाने वाले हामिद अली खान और मसूद उस्मान के घर पर भी छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक बरेटा पिस्टल, 24 बड़े कारतूस और कई छोटे कारतूस बरामद किए। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर देने, वक्फ बोर्ड में 33 लोगों को गलत तरीके से भर्ती करने और वाहन खरीद में घोटाले का आरोप है। 2020 में भी ACB की तरफ से दर्ज किए मामले में आरोप यही लगाया गया था कि साल 2018 से 2020 के बीच गड़बड़ी की गई। इसी साल अगस्त में ACB ने दिल्ली के LG को पत्र लिखकर कहा था कि अमानतुल्लाह को वक्फ बोर्ड चेयरमैन पद से हटा दिया जाए क्योंकि उनका स्वभाव बहुत आक्रामक है, इसलिए उनके खिलाफ कोई गवाह आगे आने को तैयार नहीं होता। ACB ने उनके खिलाफ दर्ज 23 आपराधिक मामलों का हवाला भी तब दिया था। आज ACB ने अमानतुल्लाह खान को पूछताछ के लिए भी बुलाया था। एक तरफ पूछताछ होती रही, दूसरी तरफ छापेमारी। अगली सुर्खी है पंजाब से। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 19 सितंबर को भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अमरिंदर सिंह उसी दिन अपनी पंजाब लोक कांग्रेस यानी PLC पार्टी का भी भाजपा में विलय कर सकते हैं। कैप्टन के साथ उनके करीबी पंजाब के 5-6 पूर्व मंत्री भी भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं, इस आशय खबर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 12 सितंबर को दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद जब ये पूछा गया कि क्या बीजेपी के साथ उनकी पार्टी का विलय हो सकता है तो उन्होंने ये कहा था कि सब कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है। मगर अब खबरें हैं कि ऐसा संभव भी है। दरअसल भाजपा पंजाब में पार्टी के पुनर्गठन की तैयारी में है क्योंकि वर्तमान भाजपा प्रदेश प्रधान, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश प्रधान कहा जाता है, अश्विनी शर्मा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय होने के बाद पार्टी नेतृत्व कैप्टन और उनके करीबियों को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां सौंप सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में भाजपा के फिलहाल 2 विधायक हैं। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।